हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग दोस्तों? तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेट्स। तो जो 18वीं शताब्दी में जो राजनीतिक चेंजेस हुए, क्या-क्या फॉर्म हुआ, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे दोस्तों। इन द मिड्स ऑफ द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस, द रूलर ऑफ Iran Nadir Shah sacked and plundered the city of Delhi in 1739 and took away immense amount of wealth। तो दोस्तों लगभग 18वीं शताब्दी के दौरान जो आर्थिक और जो राजनीतिक क्राइसिस चल रहा था, जो संकट चल रहे थे, उस दौरान जो ईरान के जो एक शासक थे नादिर शाह, उन्होंने क्या किया, जो दिल्ली सिटी था, उस पे हमला किया और 1739 में उन्होंने बहुत सी चीज़ों यहाँ पे लूट-पाट किए और बहुत से संपत्ति यहाँ से लूट के ले गए अपने देश। This invasion was followed by a series of plundering raids by the Afghan rulers Ahmad Shah Abdali, who invaded North India 5 times between 1748 and 1761। तो ये इनका जो आक्रमण था दोस्तों, ये एक सीरीज वाइज चलता रहा। जो इनका हमला था, ये सीरीज वाइज चलता रहा, जो कि अफगान के शासक होते थे, जैसे कि अहमद शाह अब्दाली, उन्होंने कितने बार नॉर्थ इंडिया पे हमला करवाया। लगभग बताया जाता है 5 टाइम्स उन्होंने हमला करवाया 1748 और 1761 के बीच। Already under a severe pressure from all sides, the empire was further weakened by competition among different group of nobles। तो इससे क्या होता था दोस्तों, सीवियर प्रेशर चारों साइड से पड़ता था। तो जो एम्पायर थे, जो शासक थे, वो कमजोर होते चले गए और उनसे कंपटीशन नहीं कर पाए। जैसे डिफरेंट अलग-अलग जो ग्रुप के थे, उनके द्वारा जो आक्रमण होता रहा, उससे जो साम्राज्य था, जो राज्य था, वो कमजोर होता चला गया। They were divided into two major groups or faction, the Ibrahim and Turanis, noble of Turkish descendant। तो जो उनके जो वंशज थे, जो उनके समूह थे, वो 2 गुटों में बटे हुए थे। एक तो ईरानियन और एक दो तुरानिस थे, जो तुर्किश वंशज से जाने जाते हैं। तो ये 2 समूहों में बटे हुए थे दोस्तों। For a long time, the later Mughal emperor were puppets in the hand of either one or other of these two powerful groups। तो बहुत से टाइमों के लिए, बहुत से वक़्त के लिए जो मुगल एम्पायर, जो मुगल शासक थे, वो एक पॉपेट के जैसे हो गए थे। जैसे पॉपेट उस चीज़ को बोलते हैं जो किसी के इशारे पे चलता हो। वो बिना कुछ कहे किसी के जिस तरह आप चाहो घुमाओ, जिस तरह चाहो, पॉपेट वो कुछ नहीं बोल पाएगा। अपने हाथ में फिंगरों में लगा के जैसे पॉपेट होता है ना, उस तरह जिस तरह चाहो आप नचा सकते हो, घुमा सकते हो। तो ये एक पॉपेट की तरह उनके अधीन हो गए थे दोस्तों। जो बड़े-बड़े शासक और समूह थे, उनके अधीन। The worst possible humiliation come when Mughal Emperor Farrukh Shah 1713 and 1719 and Alamgir Ditya 1754 and 1759 were assassinated, and two Ahmad Shah 1748 and 1744 and Shah Alam II 1759 and 1860 were blinded by their nobles। तो उससे भी गंभीर स्थिति आया दोस्तों, कब? जब जो 2 शासक थे फारूक सियार और आलमगीर, इनको 1713 और 1719 के बीच क्या किया गया दोस्तों? इनका हत्या करवाया गया। और जो बाकी के थे अहमद शाह 1748 से 1754 के और शाह आलम, इनको उनके कार्य से ये इनको अंधा बना दिया गया दोस्तों। एक अंधे के रूप में हो गए थे दोस्तों। द ओल्ड मुगल प्रोविंसेस, तो जो पुराने जो मुगल एम्पायर के प्रोविंसेस थे, जो क्षेत्र थे, अमॉन्ग्स्ट द स्टेट दैट वर कार्व्ड आउट of the old Mughal provinces in the 18th century,
3 स्टैंड आउट वेरी प्रोमिनेंटली। तो जो पुराने जो उनके राज्य थे, उनको मुगल प्रोविंसेस है, उनको 18 शताब्दी के दौरान क्या किया गया दोस्तों? अपने नियंत्रण में लिया गया। These were Awadh, Bengal and Hyderabad. All three states were founded by the member of the high Mughal nobility who had been governor of the large provinces. Sadat Khan, Awadh, Murshid Quli Khan, Bengal and Asaf Jah, Hyderabad. तो जो ये बड़े राज्य थे, जैसे कि अवध, बंगाल एंड हैदराबाद, ये तीनों स्टेट किनके द्वारा फाउंड हुआ, किनके द्वारा जाना जाता है? जैसे जो हाई पोस्ट पे थे मुगल नोबिलिटी के, जो सूबेदार थे, गवर्नर थे उस टाइम के, जो बड़े सूबे के मालिक थे, कौन-कौन थे? सादत खान कहाँ के? अवध के। जो मुर्शीद कुली खान वो बंगाल के और असफ जहाँ हैदराबाद के। इन्होंने उस क्षेत्र का, उस सूबे का गवर्नर हुआ करते थे। अब जानेंगे इनके कार्यों के बारे में, डिटेल में जानेंगे दोस्तों इन तीनों राज्यों के बारे में और इनके जो फाउंडर थे उनके बारे में। All three had occupied high mansabdari position and enjoy the trust and confidence of the emperor. तो ये तीनों व्यक्तियों को क्या मिला था? हाई मनसबदारी पोजीशन मिला था दोस्तों, और ये अपने पोस्ट का एंजॉय करते थे और उनका एक विश्वास जम गया था जो मुगल एम्परर थे इनके ऊपर। बोथ असफ जहां एंड मुर्शीद कुली खान हेल्ड जत रैंक ऑफ 7000 ईच। तो जो असफ जहां थे और मुर्शीद कुली खान थे दोस्तों, ये इनके बड़े पोजीशन थे जिनको जत बोला जाता है। रैंक 7000 ईच था, एक का 7000 का जत पोजीशन था। वाइल सादत खान वाज 6000, जबकि सादत खान का पोजीशन 6000 जत का था। अब जानेंगे दोस्तों हैदराबाद, जो किनके द्वारा जाना जाता है और कौन से जो उस टाइम के मनसबदार थे जिन्होंने हैदराबाद को फाउंड किया। तो हैदराबाद, निजामुल मुल्क असफ जहां, द फाउंडर ऑफ हैदराबाद। तो हैदराबाद का फाउंडर कौन थे? असफ जहां, जिन्होंने निजामुल मुल्क एक इसका नाम रखा। 1724 से 1748 तक was one of the most powerful member of the court of the Mughal Emperor Farrukh Shah. 1724 से लेकर 1748 तक दोस्तों इन्होंने एक पावरफुल मेंबर का पोस्ट निभाया जो मुगल एम्परर, जो मुगल शासक थे उनके, फारूक सियार। He was the entrusted first with the governorship of Awadh and later given a charge of the Deccan. तो पहले तो वो दोस्तों क्या थे? एक गवर्नरशिप थे अवध की, और बाद में उनको वहां का इंचार्ज बना देगा डेक्कन का, अवध का। As the Mughal emperor of Deccan provinces during 1720 and 22, Asaf Jahan had already gained control over its political and financial administration. जब मुगल एम्पायर ने जैसे कि उस सूबे का इनको गवर्नर बनाया 1720 से 1722 के दौरान, तो असफ जहां क्या कर लिए थे? ऑलरेडी वहां पे कंट्रोल अपना इख्तियार कर लिए थे, जैसे कि राजनीतिक तौर पे और जो आर्थिक भी वो सारे चीजों पे अपना एडमिनिस्ट्रेशन जमा चुके थे, अपना पावर इख्तियार कर चुके थे। असफ जहां ब्राउट स्किल सोल्जर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो असफ जहां ने क्या किया? जो स्किल सोल्जर थे उनको अपने नियंत्रण में लाया और एडमिनिस्ट्रेशन जो संचालक था उसको अच्छे ढंग से इन्होंने संचालित किया। Asaf Jahan brought skilled soldier and administration from northern India who welcomed the opportunity in south. तो असफ जहां ने स्किल जो एक्सपीरियंस सोल्जर थे और जो संचालक थे वो कहां से लाए? नॉर्थ इंडिया से, जो जिनको मौका मिला साउथ में वो इस मौके का
वेलकम किया, स्वागत किया दोस्तों कि उनको साउथ में काम करने का मौका मिला। ही अपॉइंटेड मनसबदार एंड ग्रांटेड जागीर, इन्होंने मनसबदार को अपॉइंटेड किया और ग्रांटेड जागीर जो जो उनके नौकरी थे उनको ग्रांटेड किया। द स्टेट ऑफ हैदराबाद वाज constantly engaged in a struggle against the Maratha to the west and with the independent Telugu warriors chief Nayakas of the plateau। तो जो हैदराबाद राज्य था वो लगातार किससे उनका स्ट्रगल चलता रहा था, मराठा के विरुद्ध दोस्तों, जो वेस्ट में थे और जो तेलुगु वॉरियर थे उनसे भी, जो जिनका सरदार नायकास थे, उनसे हमेशा इनके बीच युद्ध का सामना होता रहा। द एम्बिशन ऑफ द निजाम उल मुल्क असफ जहां टू कंट्रोल द रिच टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ द कोरोमांडेल coast in the east were checked by the British who were becoming increasingly powerful in that region। तो इनका मेन मकसद क्या था दोस्तों, निजामुल मुल्क का सब जहां का, कि ये जो कॉटन का प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल था, जो रिच टेक्सटाइल उस टाइम का हुआ करता था, तो जो जो वेस्ट में, जो ईस्ट एरिया में थे, उनको चेक किया जाए, जिससे ब्रिटिश क्या करते थे, उनका पावरफुल बढ़ते चला जा रहा था उस एरिया में दोस्तों। तो इन्होंने जो ब्रिटिश का कार्य था उनको चेक करवाने का इनका मकसद था कि क्या क्या वो कोई अवैध काम तो नहीं कर रहे हैं, जिससे उनका पावर इंक्रीज होते चला जा रहा है दोस्तों उस एरिया में। The Nizam army has a sawari of 4,000 elephant, several thousand of horsemen near his person who received upward 100 rupees nominal pay and are extremely well mounted and rich caparisons। तो जो निजाम आर्मी था उनका बोलबाला बहुत ज्यादा था दोस्तों, जैसे कि जो सवारी था 400 हाथियों का, तो उनका सवारी हुआ करता था दोस्तों, जिसपे सोल्जर जो योद्धा थे वो, उनका सवारी 400 हाथियों का होता था। सेवरल जो था हजारों के तादाद में जो हॉर्समैन पे थे, जो घोड़े का इस्तेमाल करके जो युद्ध करते थे वो होते थे दोस्तों, और जो उससे भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे उनको 100 रुपये का नॉमिनल पे किया जाता था, जो एक्सट्रीमली वेल माउंटेड और रिच कैप्रिशन का काम करते थे उनको मिलता था दोस्तों। तो यहाँ पे निजाम के बारे में इतना ही दे रखा है दोस्तों। अब जानेंगे अवध के बारे में। अवध, बुरहानुल मुल्क सादत खान वाज अपॉइंटेड सूबेदार ऑफ अवध इन 1722। दोस्तों ये जो डेट है ना, ऊपर भी जो मैंने मेंशन किया, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे कि जो सादत खान थे, इनको सूबेदारी कब मिली थी, 1722 में। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। 1722, 1 सेकेंड, ये जो डेट है ना दोस्तों, इनको हम ध्यान देंगे। 1722 जो है इसको। एंड फाउंडेड ए स्टेट व्हिच वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू इमर्ज आउट ऑफ द ब्रेकअप ऑफ द मुगल एम्पायर। तो इन्होंने दोस्तों, इनको अपॉइंट किया गया किनके द्वारा, जो मुगल एम्पायर थे, जो मुगल शासक थे, उनके द्वारा इनको सादत खान को एक सूबेदार के रूप में अवध में 1722 में इनको उस राज्य का सूबेदार बनाया गया दोस्तों। लेकिन क्या होता है दोस्तों, जब इनको पूरा पावर वहां का दे दिया गया तो ये मुगल एम्पायर से अपना नाता तोड़ने लगे, इनका कनेक्शन उनसे टूटने लगा। Awadh was a prosperous region controlling the rich alluvial Ganga plain and the main trade route between North India and Bengal। तो अवध ऐसे भी एक हरा भरा या एक ऐसा रीजन था या ऐसा एक एरिया था जो जहाँ के मिट्टी भी दोस्तों एलुवियल, जो फर्टाइल लैंड था, जहाँ पे खेती बाड़ी आसानी से हो सकता था, प्लेन एरिया था दोस्तों वहाँ पे। और मेन जो वहाँ पे ट्रेड होता था, जो व्यापार होता था, जो मेन रूट होता था, जैसे नॉर्थ इंडिया से लेके और बंगाल का एक रूट पड़ता था जो अवधि से होके गुजरता था दोस्तों। तो इस लिहाज से भी ये इम्पोर्टेंट था। तो यहाँ पे सबका कंट्रोल करना अपने आप में एक बड़ा काम माना जाता था। तो सब जो शासक थे वो चाहते थे कि इस एरिया को कंट्रोल किया जाए।
जिससे उनको बहुत ही फायदा और मुनाफा होता है। बुरहानुल मुल्क also held the combined offices of सूबेदारी, दीवानी एंड फौजदारी। तो बुरहानुल मुल्क क्या करते थे, जो सादत खान थे, ये वहां का ऑफिसर के रूप में काम करते थे। जैसे वो तो खुद सूबेदार थे, तो सूबेदारी का काम इन्हीं को, दीवानी और जो फौजदारी था, जैसे वहां पे लॉ एंड मेंटेन कैसे करना है, रेवेन्यू कैसे कलेक्शन करना है, ये सारा जिम्मेदारी इनके ऊपर था। He was responsible for managing the political, financial and military affairs of the province of Awadh। और ये क्या-क्या चीज़ का रिस्पॉन्सिबल थे? क्या-क्या चीज़ का इनका ज़िम्मेदारी था दोस्तों? जैसे कि वहाँ पे राजनीतिक तौर पे, फाइनेंशियल तौर पे, मिलिट्री अफेयर्स का क्या सिस्टम चल रहा है, जो उस क्षेत्र अवध का जो क्षेत्र था, जो सूबे था, वो सारा ज़िम्मेदारी इन्हीं के ऊपर था कि लॉ मेंटेन कैसे करना है, कैसे मतलब इस सूबे को अच्छे से चलाना है। ये उनके ऊपर सारा ज़िम्मेदारी मुगल एम्पायर द्वारा सौंपा गया था। Burhanul Mulk tried to decrease Mughal influence in the Awadh region by reducing the number of offices holders जागीरदार्स appointed by the Mughals। अब बुरहान मुल्क जो बनाया गया, किनके द्वारा बनाया गया बुरहानुल मुल्क? सादत खान के द्वारा। और सादत खान क्या किए, अब ये अपना राज्यपाट खड़ा करने की सोच में लग गए। तो इन्होंने क्या किया, जो मुगल के द्वारा जो ऑफिसर तैनात किए गए थे, उनमें इन्होंने कटौती करना शुरू कर दिया दोस्तों। और जो कार्यालय था, उनमें भी कटौती करना शुरू कर दिया। उनको जो कार्यालय था, उनके नंबर घटाते चले गए। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 10 ऑफिसेस हैं, तो उनमें से कम करते चले गए। आर्मी जो सोल्जर थे, उनके नंबर घटाते चले गए, जो मुगल द्वारा अपॉइंटेड किया गया था दोस्तों। और ये सोचने लगे कि मैं क्यों ना अपना अब राजपाट चलाऊं और ये अपने आर्मी और अपने तौर तरीके मतलब इस्तेमाल इसमें करूं। He also reduced the size of Jagir, appointed his own loyal servant to vacant position। अब ये क्या करने लगे, जो उनमें से जो नंबर आर्मियों का जो जागीर पे थे, उनको कम करके अपना ये सर्वेंट जो वैकेंट जो खाली पोजीशन था, उस पे ये नियुक्त करने लगे दोस्तों। और जो मुगल द्वारा अपॉइंटेड था, उनको हटाते गए और अपने हिसाब से ये आर्मी को उस पोजीशन पे लगाते गए। The state depended on local bankers and महाजन्स फॉर लोन्स। तो जो राज्य था वो किस पे डिपेंडेंट था दोस्तों? जो लोकल बैंकर थे और जो महाजन थे उन पे। क्या चीज के लिए? लोन पे। क्योंकि वो इन्हीं पे निर्भर थे कि वो जो उनसे पैसे लेते थे और अपना काम चलाते थे और फिर उनको वापस करते थे। लोन के तौर पे वो पैसे उनसे इकट्ठा कर लेते थे। इट सोल्ड द राइट टू कलेक्ट टैक्स टू द हाईएस्ट बीडर। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया दोस्तों, अब इनमें सिस्टम क्या बैठा कि टैक्स वो वसूल करेगा जो हाईएस्ट बीडर होगा, जो जैसे ऑक्शन से जैसे नीलामी लगाना शुरू कर दे कि जो ज्यादा हाईएस्ट बीट करेगा, बीडर रहेगा, उन्हीं को ये टैक्स वसूली का काम दिया जाएगा, उन्हीं को ये अधिकार बेचा जाएगा। और इस तरह से इन्होंने ये सिस्टम चलाना शुरू कर दिया। अब दोस्तों जानेंगे बंगाल के बारे में। अवध के बारे में सारी जानकारी हमें मिल गई, अब जानेंगे हम बंगाल के बारे में। तो बंगाल में कैसे कैसे सिस्टम हुआ और मुर्शिद कुली खान थे जो, उन्होंने कैसे यहाँ पे शासन अपना हासिल किया। Bengal gradually broke away from Mughal control under the Murshid Quli Khan, who was appointed as the नाइब deputy to governor of the province। तो बंगाल के जो नाइब थे वो कौन थे? मुर्शिद कुली खान। इनको अपॉइंटेड किया गया था किनके द्वारा? मुगल शासकों के द्वारा इनको वहां पे नाइब किया गया था, गवर्नर के रूप में उस सूबे का डिप्यूटी बनाया गया था। जैसे कि आज हम फॉर एग्जांपल जैसे कलेक्टर होता है, उसका एग्जांपल ले सकते हैं दोस्तों। तो ये मुर्शिद कुली खान को बनाया गया था दोस्तों। Although never a formal सूबेदार, मुर्शिद कुली खान very quickly seized all the power that went with the that office। तो इन्होंने भी क्या किया, सेम जैसे कि असफ जहां जो हैदराबाद के थे, अवध के सादत खान, जिन्होंने सेम उन्हीं के जैसे इन्होंने भी अपना पावर इस्तेमाल करने लगा इस क्षेत्र का।
मुर्शीद कुली खान थे। इन्होंने क्या किया, फटाक से जो पावर था वो अपने कब्जे में कर लिया, जहाँ जो कार्यालय था उस पे भी अपना कब्जा जमा लिया, जो मुर्शीद कुली खान थे। लाइक द रूलर्स ऑफ हैदराबाद एंड अवध, ही ऑल्सो कमांडेड द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, जैसे कि हैदराबाद के जो शासक हुए असफ जहाँ, अवध के सादत खान, उन्हीं के जैसे इन्होंने भी क्या किया, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन शुरू कर दिया कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन अपने संचालक अपने राज्य में ये इंक्लूड कर दिए कि जो रेवेन्यू आता था उसका अब मालिक ये खुद बन गए और उस राज्य का मालिक ये खुद बनने लगे। In an effort to reduce Mughal influence in Bengal, he transferred all Mughal Jagirdars to Orissa and ordered a major assessment of the revenue of Bengal। और इन्होंने क्या किया, जो मुगलों द्वारा जो अपॉइंटेड किया गया था जो जागीरदार थे, उनको इन्होंने क्या कर दिया, सारे जो मुगल द्वारा जो जागीरदार थे उनको उड़ीसा ट्रांसफर कर दिए और एक और ऑर्डर जारी कर दिए कि मेजर रीअसेसमेंट ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द बंगाल, की रीअसेसमेंट जो रेवेन्यू का है वो रीअसेसमेंट होगा। और इसके थ्रू इन्होंने जो सारे आर्मी ऑफिसर थे उनको उड़ीसा ट्रांसफर कर दिया। रेवेन्यू वाज कलेक्टेड इन कैश विथ ग्रेट स्ट्रिक्टनेस फ्रॉम ऑल जमींदार। और जो रेवेन्यू कलेक्शन था इन्होंने कैश में लेना शुरू कर दिया और बहुत ही स्ट्रिक्टली लेना शुरू कर दिया सारे जमींदारों से दोस्तों। मेनी राजपूत रूलर हैड एक्सेप्टेड द suzerainty of the Mughals, but Mewar was only Rajput state which Mughal authority denied। तो उस टाइम बहुत से जो राजपूत शासक थे उन्होंने मुगल सर्विसेज को स्वीकार किया और कुछ जो जैसे कि मेवाड़ थे जो राजपूत स्टेट में ही कुछ थे, उन्होंने जो मुगल राज्य का जो सर्विसेज था, जो सेवाएं था, वो उन्होंने इनकार किया दोस्तों। राणा प्रताप ascended the throne at Mewar in 1572 with Udaipur, a large part of Mewar under his control। तो जो राणा प्रताप थे उनका सिंहासन कहाँ पे था दोस्तों, मेवाड़ में। 1572 में उदयपुर में लार्ज पार्ट ऑफ मेवाड़ अंडर हिज कंट्रोल, उनके अंदर उदयपुर का जो लार्ज पार्ट एरिया था मेवाड़ का वो किनके अंदर था, राणा प्रताप के कंट्रोल में था। यहाँ पे दोस्तों हम एक इमेज के थ्रू समझ सकते हैं, ये अलवर्दी खान है दोस्तों बंगाल के। ये एक कोर्ट सेशन ले रहे हैं और अपने ऑफिसर सबको ये समझा रहे हैं कि कैसे कैसे ये है अलवर्दी खान दोस्तों, और ये इनके जो मेन ऑफिसर हैं उनको जो नायब हैं उनको समझा रहे हैं कि कैसे कैसे काम करना है। तो इनसे हम समझ सकते हैं कि उस टाइम का जो कोर्ट सेशन था वो कैसे हेल्ड होता था, कैसे चलता था दोस्तों। तो इसी में से भी हम बहुत से चीजें सीखने को मिलती है दोस्तों। द वतन जागीर ऑफ द राजपूत। Many Rajput kings, particularly those belonging to the Amber and Jodhpur, had several under the Mughals with distinction। तो दोस्तों ये राजपूत का जो जागीर था, वतन जागीर, वो कैसा था उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो बहुत से जो राजपूत राजा थे दोस्तों, जैसे कि जो अंबर और जोधपुर से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने बहुत से मुगल राज्य का, मुगल साम्राज्य का उन्होंने सेवा किया अपने अंदर और बहुत ने विरोध किया दोस्तों। इन एक्सचेंज दे वर परमिटेड टू एंजॉय कंसिडरेबल ऑटोनॉमी इन देयर वतन जागीर। और इससे जो मुगल शासक थे वो खुश होके उस जगह का, उस एरिया का उनको इंचार्ज बना देते थे और उनको परमिशन दे देते थे कि आप अपने हिसाब से अपना जागीर चला सकते हैं उस एरिया का। तो ये खुशी खुशी वतन जागीर वहां का अपने हाथ में लेके, अपने नियंत्रण में लेके कार्य करते थे। जो मुगल सर्विसेज स्वीकार करते थे उन्हीं को ये परमिशन मिलता था दोस्तों। अब जानेंगे दोस्तों अजीत सिंह के बारे में।
Ajit Singh, the ruler of Jodhpur, was also involved in the फैक्शनल पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट। तो जो अजीत सिंह थे दोस्तों, ये कहाँ के शासक थे? ये जोधपुर के। और ये किन चीजों में इन्वॉल्व थे? जैसे पॉलिटिक, मुगल कोर्ट, जो राजनीति, जो राजनीति का कार्य था, वो मुगल कोर्ट में भी ये शामिल थे। दिस इन्फ्लुएंशियल राजपूत फैमिली क्लेम्स द सूबेदारी ऑफ द रिच प्रोविंसेस ऑफ गुजरात एंड मालवा। और ये जो राजपूत थे, जो राजपूत फैमिली से इनको सूबेदारी कहाँ कहाँ का मिला दोस्तों? जैसे गुजरात का और मालवा का जो सूबा था, वहां का ये इनको सूबेदारी मिल गया दोस्तों अजीत सिंह को। राजा राजा अजीत सिंह ऑफ जोधपुर हेल्ड अ गवर्नरशिप ऑफ गुजरात एंड सवाई राजा जय सिंह ऑफ अंबर वाज गवर्नर ऑफ मालवा। तो राजा राजा अजीत सिंह जो जोधपुर के गवर्नरशिप थे और गुजरात थे, और सवाई राजा जय सिंह थे, वो अंबर के गवर्नर ऑफ मालवा रहे। These offices were renewed by the emperor जहांदर शाह इन 1730। तो ये ऑफिसेस थे, रिन्यूड किया गया किनके द्वारा? जहांदर शाह 1713 में दोस्तों। They also tried to extend their territory by seizing portion of imperial territories neighboring their watan. Nagaur was conquered and annexed to the house of the Jodhpur, while Amber seized large proportion of Bundi। तो यहाँ पे क्या क्या है दोस्तों? उन्होंने अपना एरिया पावर बढ़ाने लगे। कहाँ पे? और कुछ पावर जो जो एरिया का था उसको सीज करने लगे। जैसे जो उनके पड़ोसी थे नेबरिंग नागौर का, उनको जीता उन्होंने, और फिर अपना क्षेत्र कहाँ तक बढ़ाया? जोधपुर तक। और जो अंबर था उसका लार्ज एरिया को सीज किया गया। कहाँ तक? बूंदी तक दोस्तों। राजा जयसिंह ऑफ जयपुर और डिस्क्रिप्शन ऑफ राजा जयसिंह इन द पर्शियल अकाउंट ऑफ 1732। तो जो राजा जयसिंह थे जयपुर के दोस्तों, उनको क्या बनाया गया था? उनको पर्शियन अकाउंट संभालने के लिए दिया गया था दोस्तों 1700 कितने में? 32 में। राजा जयसिंह वाज एट द हाइट ऑफ हिज पावर। तो राजा जयसिंह थे, वो पावर उनके पास उस टाइम दिया गया था दोस्तों। अच्छे मुकाबले के पावर उनको दिया गया था। He was the governor of Agra for 12 years and the Malwa for 5 and 6 years। और उनको गवर्नर कहाँ का बनाया गया था? 12 साल तक तो वो आगरा का गवर्नर रहे, फिर मालवा का 5 या 6 साल वहां तक वो वहां के गवर्नर रहे। He possessed a large army, artillery and great wealth. His sway extended from Delhi to the bank of the Narmada। और इन्होंने क्या किया? ये बड़े पैमाने पे आर्मियों का आर्टिलरी, एक फौज इनके अंडर काम करता था। और इन्होंने बहुत से संपत्ति, बहुत से पावर, और कहाँ तक ये फैलाए? दिल्ली से लेके बैंक और नर्मदा के नदी किनारे तक अपना ये पावर को एक्चार किए, अपने कंट्रोल में किए दोस्तों। अब जानेंगे दोस्तों सिख के बारे में। द सिख, खालसा, अक्सर पंजाबी में खालसा बोला जाता है। तो खालसा का मतलब क्या है दोस्तों, वो देखते हैं यहाँ पे। खालसा मीन्स द प्योर, फाउंडेड बाय गुरु गोविंद सिंह। तो खालसा का मतलब होता है दोस्तों एकदम शुद्ध, प्योर, उसको खालसा बोलते हैं। Several battles were fought by Guru Gobind Singh against the Rajput and rural both, जो मुगल रूलर थे उनके विरुद्ध, both before and after the institution of the Khalsa in 1699। तो जो गुरु गोविंद से दोस्तों इनको अक्सर युद्ध हुआ किनके विरुद्ध? जैसे कि राजपूतों के विरुद्ध, जो मुगल शासक थे उनके विरुद्ध इनका युद्ध चला दोस्तों। और ये कब, किस दौरान हुआ था दोस्तों? 1699 के दौरान। After his death in 1708, the Khalsa rose in revolt against the Mughal authority under the Banda Bahadur leadership, declared their sovereign rule by the striking points in the name of
Guru Nanak and Guru Gobind Singh, and established their own administration between the Satluj and the Jamuna. तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु के बाद उनका मृत्यु 1708 में होता है दोस्तों। और जो खालसा थे वो एक बहुत आक्रामक विरुद्ध हुए, किनके विरुद्ध? मुगल अथॉरिटीज, जो मुगल का जो पावर था उनके विरुद्ध। और इनका जो बंदा बहादुर शाह थे उनके अध्यक्ष में वो लीडरशिप किए अपने आप को, और अपना एक पावर इख्तियार किए और अपना नियम लगाए। और उन्होंने क्या किया, सिक्के पे जो गुरु नानक थे, जो गुरु गोविंद सिंह थे, उनके इमेजेस गढ़वाए सिक्कों पे, और एस्टैब्लिश किया अपना अपना संचालक, अपना एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया। कहां से कहां तक दोस्तों? बिटवीन सतलज और यमुना नदी है इनके अधीन। बंदा बहादुर शाह was captured in 1715 and executed in 1716। तो बंदा बहादुर शाह को कैप्चर किया गया कितने में दोस्तों? 1715 में, क्योंकि वो लीडरशिप संभाल रहे थे उस टाइम। तो इनको क्या किया गया? कैप्चर किया गया 1715 में, और फिर इनको रिहा किया गया 1716 में। Guru Gobind Singh had inspired the Khalsa with belief that their destiny was to rule, राज करेगा खालसा। तो जो गुरु गोविंद सिंह का जो एक इंस्पायर्ड था खालसा का, जिससे वो प्रभावित थे, वो क्या था दोस्तों? और उनका ये विश्वास क्या था कि राज करेगा तो कौन? खालसा। तो ये एक उनका एक मोटो था, राज कौन करेगा? तो खालसा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा भी गया राज करेगा खालसा। तो ये इनका थॉट था दोस्तों गुरु गोविंद सिंह का, तो यहाँ पे मेंशन किया गया है। Their well-knit organization enabled them to put up a successful resistance to the Mughal governors first and then to Awadh. Ahmad Shah Abdali, who had seized the rich provinces of Punjab and the Sarkar of Sirhind from the Mughals. तो जो इनका ऑर्गेनाइजेशन था वो क्या था दोस्तों? एक सफलपूर्ण जो विरुद्ध था, किनके विरुद्ध था दोस्तों? जो मुगल शासक थे उनके विरुद्ध। और इन्होंने क्या था, जो अहमद शाह अब्दाली थे उनके उनके जो सूबे थे उनको इन्होंने सीज किया, अपने अधीन इसको कैप्चर कर लिया। जैसे पंजाब का सरकार जो सिरहिंद थे वो कौन थे? वो कहाँ से थे? मुगल से थे दोस्तों। जो सरकार थे वो सिरहिंद, वो मुगल साइड से थे दोस्तों। तो उनको भी, उनके सूबे को भी क्या किया गया दोस्तों? सीज कर दिया गया। द खालसा डिक्लेयर देयर सोवरेनिटी ruled by striking their own coin again in 1765। लेकिन जब बंदा बहादुर शाह को कैप्चर किया गया तो उसके बाद जो सिक्के गड़वाए थे, फिर उसके बाद ये क्या होता है दोस्तों कि अपना एक राज्य, अपना एक क्षेत्र का इन्होंने क्या किया? नियम बनाए, और इन्होंने फिर से जो सिक्के थे वो गढ़वाए 1765 में। The Sikh territory in the late 18th century extended from the Indus to Jamuna। तो जो सिख कम्युनिटी का जो था 18 शताब्दी में, ये अपना एरिया कहां से कहां बढ़ गया दोस्तों? इंडस से लेके जमुना था। बट दे वर डिवाइडेड अंडर डिफरेंट रूलर्स। तो एरिया तो इन्होंने बढ़ा लिया दोस्तों, लेकिन फिर इनमें क्या हुआ? इनमें भी विभाजन हो गया दोस्तों। अलग अलग जो शासक थे उनके बीच विभाजन हो गया एरिया का दोस्तों। वन ऑफ देम महाराजा रंजीत सिंह। तो एक उनमें से कौन थे? महाराजा रंजीत सिंह थे। रीयूनाइटेड दिस ग्रुप्स एंड एस्टैब्लिश हिज कैपिटल एट लाहौर। लेकिन इन्होंने क्या किया? जो महाराजा रंजीत सिंह थे, इन्होंने एरिया को यूनाइटेड किया, जो समूह था उनको ग्रुप में बनाया, और फिर इन्होंने लाहौर में अपना एक कैपिटल एस्टैब्लिश कर दिया। कब किया दोस्तों? 1799। तो ये कौन किया? महाराजा रंजीत सिंह ने। ये डेट दोस्तों बिल्कुल याद जहन में रखेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है एग्जाम के अकॉर्डिंग।
अब यहाँ पे दोस्तों देखेंगे सिख कम्युनिटी के बारे में कि कैसे वो युद्ध करने के लिए कैपेबल थे और तत्पर थे। तो ये महाराजा रंजीत सिंह हैं और उनके ये काफ़िले हैं दोस्तों। तो इससे भी बहुत चीज़ हमें समझने में आसानी होगी। अब दोस्तों हम चर्चा करेंगे मराठास के बारे में। द मराठास। The Marathas kingdom was another powerful region kingdom to arise out of a sustained opposition of मुगल। तो जो मराठा थे दोस्तों, बहुत से मराठा ने तो दोस्तों मुगल जो सर्विसेज थे उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन बहुत से मराठा थे जो इन सर्विसेज को डिनाई किया, इनकार किया। तो जैसे यहाँ पे जो मराठा राज्य था दोस्तों, जो राज्य था वो भी बहुत पावरफुल थे अपने आप में, और ये हमेशा एक ऑपोजिशन रहा किनके अधीन, जो मुगल शासक थे उनके अधीन दोस्तों। तो ये इन्होंने जो मुगल सर्विसेज थे उनको डिनाई किया था दोस्तों, और उनके बीच हमेशा एक फासला रहा मुगल शासकों के बीच और जो मराठा थे उनके बीच। शिवाजी 1627 and 1618 carved out a stable kingdom with the support of the powerful warrior families देशमुख। तो जो शिवाजी थे दोस्तों 1627 और 1680 के बीच में इन्होंने क्या किया, एक स्टेबल राज्य खड़ा किया और पावरफुल खड़ा किया। किनके सपोर्ट से, जो देशमुख थे उनके सपोर्ट से, और उनके जो परिवार के जो योद्धा थे उनके सपोर्ट से दोस्तों। ग्रुप ऑफ हाईली मोबाइल पेजेंट pastoralists कोम्बिस प्रोवाइडेड बैकबोन ऑफ द मराठा आर्मी। तो जो उन समूहों का जो बैकबोन माना, जो रीढ़ का हड्डी माना जाता था उसको, जो आर्मी, जो मराठा आर्मी का जो रीढ़ का हड्डी माना जाता था, जो बैक बोन माना जाता था उस समय, वो कौन-कौन से थे? उसमें कौन-कौन से लोग शामिल थे उस समूह का? जैसे कुंभिस हुआ करते थे, जो किसान होते थे, वो सब इनमें शामिल थे दोस्तों, और मराठा के आर्मी में वो शामिल थे। शिवाजी यूज्ड these forces to challenge the Mughal in the peninsula। और शिवाजी ने क्या किया, जो मुगल के जो शासक थे या मुगल के जो आर्मी थे उनको चैलेंज किया अपने आर्मियों की मदद द्वारा। कहाँ पे दोस्तों? पेनिसुला। पूना बिकम द कैपिटल ऑफ द मराठा किंगडम। तो पूना का क्या हो गया, एक राजधानी बन गया किनका, मराठा राज्य का। अंडर द पेशवा द मराठा डेवलप अ वेरी सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। तो जो पेशवा थे वो उनके अंडर में जो मराठा थे बहुत ही विकास किया दोस्तों, और बहुत ही सफलतापूर्वक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन चला दोस्तों। Their success lay in a bypassing the fortified area of Mughal by raiding cities and by engaging Mughal armies in areas where their supply lines and reinforcement could be easily destroyed। तो इनका जो कामयाबी था दोस्तों, इनका जो सफल कार्य रहा जो मराठा का, तो ये क्या करते थे दोस्तों, तो ये डायरेक्ट आर्मियों से ना लड़के ये क्या करते थे, जैसे जो मुगल जो मुगल का मेन संपत्ति हुआ करता था, जो मुगल साम्राज्य का जो मेन जो संपत्ति का एरिया होता था, जैसे कि जहाँ से वो व्यापार करते थे, जो सप्लाई लाइन हुआ था, जहाँ पे स्टोर हाउसेस होता, तो उन पे ज़्यादा ये अटैक करते थे कि उससे आसानी से इनको डिस्टर्ब कर दें और फिर उनके आर्मियों को आसानी से ये लोग पराजित कर दें। तो ये इनका तरीका, ये इनका मिशन काम करता था दोस्तों। ये डायरेक्ट ना लड़ाई, जो उनके किले-विले थे उस पे आक्रमण करते थे, जो उनके बड़े-बड़े स्टोर हाउसेस थे उन पे, जो सप्लाई लाइन था ये सब था, इन पे ये लोग अपना आक्रमण आसानी से कर देते थे। मराठा किंग वाज़ रिकॉग्नाइज्ड एज़ द ओवरलॉर्ड ऑफ द एंटायर डेक्कन पेनिनसुला। तो जो मराठा के जो राजा थे वो अपने आप में क्या चीज़ से पहचाने जाते थे? जो एंटायर पूर्ण जो पेनिनसुला था वहाँ का राजा माने जाते थे। He possessed the right to Levi, Chauth and Sardes Mukhi in the entire region।
तो उन्होंने क्या लागू किया दोस्तों? एक चौथ है जिसका अधिकार सरदेश मुखी को पूरे राज्य पे, पूरे रीजन पे लागू किया। अब चौथ के बारे में समझते हैं, जैसे कि चौथ होता क्या है दोस्तों, और ये इन्होंने क्यों लगाया। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, चौथ के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ये चौथ क्या है दोस्तों? 25% ऑफ द लैंड रेवेन्यू क्लेम्ड बाय जमींदार। तो ये चौथ किन पे लगाया इन्होंने? जमींदारों पे। और क्या बोले कि जो 25% जो जमीनें हैं उनसे इनको रेवेन्यू चाहिए, और क्लेम्ड बाय जमींदार, जमींदार द्वारा। इन द डिकेन दिस वाज कलेक्टेड बाय द मराठास। ये जो रीजन थे, जो चौथ लगाए इन्होंने, तो ये किनके द्वारा कलेक्शन किया जाता था? मराठा के द्वारा। सर देशमुखी 9 to 10% ऑफ द लैंड रेवेन्यू पेड टू द हेड रेवेन्यू कलेक्टर इन द डिकेन। और जो 9 से 10% जो लैंड रेवेन्यू थे वो किनको दिया जाता था दोस्तों? तो जो हेड रेवेन्यू कलेक्टर थे उनको उनसे लिया जाता था। उज्जैन उज्जैन एक्सपांडेड अंडर सिंधियाज patronage and Indore under Holkars. By all accounts, this city were large and prosperous and function as important commercial and cultural center. तो जो उज्जैन का जो एरिया था दोस्तों, ये कहाँ फैला दोस्तों, और किनके जो सिंधियाज थे उनके अंडर फैला, जैसे इंदौर। और ये किनके अधीन आता था? जो होलकार थे, जो बहुत ही प्रोस्परस रीजन माना जाता था इसको। क्यों माना जाता दोस्तों? जैसे यहाँ कारोबारों के हिसाब से ये एक सेंटर केंद्र था दोस्तों, जैसे कारोबारों के लिए भी, और कल्चरल सेंटर, जो संस्कृति, रिलीजियस कस्टम, ये सब, इसके हिसाब से भी इसको, उज्जैन को एक सेंटर, केंद्र का सेंटर माना जाता था, और बहुत महत्वपूर्ण सेंटर था उस टाइम का। न्यू ट्रेड रूट्स इमर्ज विद इन द एरियाज कंट्रोल बाय द मराठा। तो जो नए व्यापार के जो रूट्स थे, और जो, तो ये किनके द्वारा कंट्रोल किया गया? मराठा के द्वारा। जो व्यापार के जो रूट्स थे उन पे किनका कंट्रोल था? मराठास का। द सिल्क प्रोड्यूस इन द चंदेरी रीजन नाउ फाउंडेड अ न्यू आउटलेट इन द पूना, द मराठा कैपिटल। तो जो सिल्क पैदा होता था, जो सिल्क प्रोड्यूस होता था चंदेरी में, चंदेरी रीजन में, इनको कहाँ अब आउटलेट बनाना शुरू कर दिया गया दोस्तों? पूना, पूना में, जो मराठा का कैपिटल हुआ करता था। अब जानेंगे दोस्तों जाट के बारे में। लाइक द अदर स्टेट, द जाट consolidated ये शहर होता था। अंडर सूरजमाल द किंगडम ऑफ द भरतपुर इमर्ज एज ए स्ट्रॉन्ग स्टेट। तो जो सूरजमाल थे, ये जो सूरजमाल थे दोस्तों, भरतपुर राज्य के एक स्ट्रॉन्ग स्टेट माना जाता था सूरजमाल सिंह के, इनके राज्य को। When Nadir Shah sacked Delhi in 1739, many of the city notables took refuge there. तो जब नादिर शाह जो दिल्ली पे उन्होंने आक्रमण किया 1749 में, तो बहुत से सिटीज थे, तो बहुत से शहर थे, तो वो रिफ्यूज किया। क्या चीज? उनके नियमों और कानूनों को मानने से। दिस सन जवाहिर शाह हैड 30,000 troops of his own and had another 20,000 Maratha and 15,000 Sikh troops to fight the Mughals. तो उन्हीं के जो लड़के थे जवाहिर शाह, उन्होंने क्या, उनके अधीन 30,000 फौज था, और उन्होंने, उनका खुद का फौज 30,000 था, और उन्होंने 20,000 और फौज को क्या किया? हायर किया। मराठा के कितने थे? 15,000, और सिख ग्रुप को मिलाया, और किन के विरुद्ध?
वो युद्ध हुआ मुगल के विरुद्ध। अब दोस्तों जानेंगे हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 and 1794 in the various state system of 18th century India, the common people did not enjoy the right to participate in the affair of their government. तो दोस्तों फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले या 18 सेंचुरी से पहले इंडिया में जो कॉमन लोग थे, इनको क्या था, जो गवर्नमेंट होता था, जो सरकारें होती थी, उनके अफेयर में इनका हक अधिकार नहीं मिलता था। ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मिडिल क्लासेस पेजेंट एंड आर्टिजन फाउट अगेंस्ट द स्पेशल राइट एंजॉय बाय द क्लियरली एंड द नोबिलिटी। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान जो मिडिल क्लास के जो जैसे किसान थे, जो आर्टिजन थे, वो अपने हक अधिकार के लिए युद्ध करते थे कि जो स्पेशल राइट जो मिलता था वो बड़े-बड़े लोगों को ही मिलता था दोस्तों। दे बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड हैव प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ। और ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का उनका ये मानना क्या था दोस्तों कि कोई भी समाज का समूह है, उनको उनके स्टेटस के हिसाब से उनको सम्मान नहीं मिलना चाहिए और उनके पैदा जैसे वो किस समूह में पैदा है उस हिसाब से इनको हक अधिकार ऐसे नहीं मिलना चाहिए। रादर पीपल सोशल पोजीशन मस्ट बी डिपेंड ऑन मेरिट। और जो लोग थे उनका पोजीशन या उनका सोशल जो सामाजिक उनका पोजीशन है उनको मेरिट पे मिलना चाहिए, ना कि उनके बर्थ पे, ना कि उनके पैदाइश पे, ना उनके जन्म पे। उनके जो जो आदमी है उसके योग्यता के अनुसार उनका सोशल पोजीशन मिलना चाहिए। The philosophy of the French Revolution suggested there be equal laws and opportunity for all. तो जो मेन मुख्य फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या था दोस्तों कि सारे लोगों को इक्वल बराबरी का हक अधिकार सबको मिलना चाहिए और सबको मौका मिलना चाहिए दोस्तों, ना कि कोई हाई क्लास है तो उसको मिले, जो लो क्लास है उसको नहीं मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। They also held that the authority of the government should come from movement such as the French and American Revolution gradually transformed subjects into citizens. तो उन्होंने क्या हेल्ड किया, एक अपना अथॉरिटी, एक अपना गवर्नमेंट जो सरकारें थी उनसे क्या इन्होंने एक अथॉरिटी हासिल किया दोस्तों कि जो फ्रेंच और अमेरिकन जो रेवोल्यूशन है उसको ट्रांसफॉर्म किया जाए सिटीजन के अधीन। The idea of the citizenship, nation, state and democratic rights to root in India from late 19th century। तो जो सिटीजनशिप का आइडिया था दोस्तों, ये राज्य द्वारा एक अधिकार मिले लोगों को, और ये कब हुआ दोस्तों 19th सेंचुरी के अधीन। अब दोस्तों देखेंगे हम लेट्स रिकॉल में क्या क्या मेंशन किया गया। मैच द फॉलोइंग, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है, तो इसको हम बड़ा ध्यान से देखेंगे दोस्तों। जैसे सूबेदार किसको बोले जाते थे, जो प्रोविंशियल गवर्नर थे, जो सूबे के गवर्नर होते थे उनको बोलते थे। फौजदार किनको, और मुगल मिलिट्री कमांडर, तो फौजदार उनको बोला जाता था दोस्तों जो मुगल मिलिट्री के कमांडर हुआ करते थे। इजारदार और रेवेन्यू फार्मर, तो जो रेवेन्यू फार्मर थे उनको इजारदार बोला जाता था। मिस्ल किसको, अ बैंड ऑफ सिख वॉरियर, मिस्ल उनको बोलते थे दोस्तों जो सिख वॉरियर थे, जो सिख योद्धा थे उनको बोला जाता था। चौथ, टैक्स लिबाइड बाय द मराठा, चौथ किनके द्वारा लगाया गया था दोस्तों, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, टैक्स किनके द्वारा लगाया गया था, मराठा के द्वारा। कितना पे लगाया गया था दोस्तों, 25% पे। कुंभिस, मराठा पेजेंट वॉरियर, तो कुंभिस किनको बोलते हैं, जो मराठा किसान थे योद्धा को उनको कुंभिस बोला जाता है। उमारा किनको, हाई नोबल, उसके बारे में बोला जाता है दोस्तों। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भी दे रखा है दोस्तों, इनके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर ही लेते हैं क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है। औरंगजेब फाउट अ प्रोट्रैक्टेड वार इन द डिकेन, कहाँ पे औरंगजेब ने युद्ध किया था, डिकेन।
उमारा एंड जागीरदार कॉन्स्टिट्यूट पावरफुल सेक्शन ऑफ द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। किसका? मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का। आसफ जहां फाउंडेड द हैदराबाद इन 1724। तो ये डेट दोस्तों याद करने वाली है, इसको याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट। द फाउंडर ऑफ द अवध स्टेट वाज बुरहान मुल्क। किनके द्वारा? सादत खान के द्वारा। तो ये याद रखें। तो यहाँ पे दोस्तों चैप्टर 10 फिनिश होता है। मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ दोस्तों, जब तक कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें दोस्तों। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।